नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को एक अहम बैठक क्या बुलाई। जम्मू कश्मीर की राजनीति में उबाल आ गया। श्रीनगर में गुपकार गठबंधन के नेताओं की मुलाकात हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई मीटिंग में काफी अगर मगर के बाद पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होने का फैसला ले लिया गया, इस शर्त के साथ कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा और इन्हें हटाए जाने पर विरोध जारी रहेगा। यानी कि 370 की बहाली, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और महबूबा की तरफ से पाकिस्तान से बात की वकालत की गई। मतलब कि पीडीपी नेता महबूबा पाक प्रेम एक बार फिर से उनका जाग उठा और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान से बातचीत करने की मांग कर डाली। दरअसल पाकिस्तान को लेकर महबूबा मुफ्ती का प्रेम कोई पहली बार नहीं उमड़ा है। इससे पहले भी कई मौकों पर वो इसकी पैरवी कर चुकी है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के कुल 16 नेताओं को न्योता भेजा गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जून को बुलाई गई बैठक में शामिल होने को कहा गया। तब से ही चर्चा है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, परिसीमन कराने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। हालांकि अब तक केंद्र सरकार की ओर से मीटिंग के एजेंडे को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद केंद्र द्वारा राज्य के नेताओं से संवाद की यह सबसे बड़ी पहल है। ऐसे में बहुत सारे सवाल भी उठते हुए कि क्या होने वाला है नए कश्मीर में। गुपकार ग्रुप अगर अपने मुद्दों पर अड़ा रहा, पाक प्रेम से जुड़ा रहा, तो क्या उम्मीदें लगाए इस बातचीत से। और सबसे बड़ा सवाल कि मसला हिंदुस्तान के कश्मीर का है तो धोखेबाज पाकिस्तान से बात का क्या मतलब। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और महबूबा मुफ्ती की इस मांग के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन गुपकार ग्रुप का आखिर क्या है गुप्त एजेंडा। पीएम से बात क्यों अलापा पाकिस्तान का राग। पाकिस्तान से बात हो तो क्यों हो, क्योंकि मसला हिंदुस्तान का, तो पाकिस्तान से बात करने का क्या मतलब निकलता है। पाकिस्तान से बात क्यों होनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल आज की टॉपिक चर्चा का यही रहने वाला है। गुपकार को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों, बड़ा सवाल। महबूबा का महबूब क्या सिर्फ पाकिस्तान। गुपकार आएगा, पुराने मुद्दे साथ लाएगा, क्योंकि गुपकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाई 370 को लेकर, 35A को लेकर वो अड़ा रहेगा। जो उसकी मांग है उस पर कायम रहेगा। महबूबा पाक को आतंकवाद छोड़ने की नसीहत क्यों नहीं देती। बार बार हिंदुस्तान को तो नसीहत देती नजर आती है। एक बार भी क्या उन्होंने कभी पाकिस्तान को नसीहत दी कि पाकिस्तान सबसे पहले आतंकवाद का रास्ता छोड़े, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। बंदूक और बात नहीं होगी साथ, कैसे हो पाकिस्तान पर विश्वास। महबूबा का दिल क्या पाकिस्तान के लिए धड़कता है, और अगर हाँ तो आखिरकार क्यों। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ रेणु भाटिया, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ पीडीपी के प्रदेश सचिव शेख नसीर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। कांग्रेस नेता संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। कश्मीर एक्सपर्ट अनूप कौल हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रवि पारशर भी हमारे साथ इस स्टूडियो में बने हुए हैं। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले शेख नसीर जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। महबूबा मुफ्ती का ये मांग करना कि भाई पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्या मतलब है सर इस बात का। और आखिरकार पाकिस्तान से बातचीत क्यों की जाए, वो भी तब जब आतंकवाद पाक सीमा से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिल्पा जी देखिए, आतंकवाद जम्मू कश्मीर में 1987 से शुरू हुआ। आतंकवाद 1999 में बहुत पीक पर था और 1999 में हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो, आप अपने दुश्मन बदल सकते हो, लेकिन आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते। और अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी मौक़िफ़ के साथ 1999 में वो लाहौर एक बस पर यात्रा करके गए थे और पाकिस्तान के साथ बातचीत की शुरुआत उन्होंने की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में जनरल परवेज मुशर्रफ से भी बातचीत की थी। जब देश का प्रधानमंत्री इस बात को मानता है, और देश के प्रधानमंत्री वो भी कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी से शख्सियत, जब वो भी इस बात को मानता है कि हमें अपने हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, अगर हमने जम्मू कश्मीर के अंदर अमन को बहाल करना है, तो वाजपेयी जी के ऊपर तो कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। वाजपेयी जी को पाकिस्तान प्रेमी तो नहीं कह सकते। लेकिन जब यही बात जम्मू कश्मीर की जो साबिका वजीर आला है और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सदर है,
जब यही बात वो कहते हैं तो आप बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं। देखिए, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज पहली बार ऐसा नहीं कहा। वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मसले कश्मीर के हल के लिए बातचीत करना जरूरी है। अगर हम हर बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करता है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देना है, तो कम से कम उसके साथ बातचीत तो करनी है, उसको टेबल पर ला करके बात तो करनी चाहिए हमको। पाकिस्तान के पास जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का है वो हमारा हिस्सा है, वो इस जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। तो क्या आपको नहीं लेकिन लगता कि हिंदुस्तान वाले कश्मीर के मसले पर हम पाकिस्तान से बात क्यों करें? 370 के मसले पर, 35 के मसले पर हम पाकिस्तान से बात क्यों करें? महबूबा जी ने ऐसा नहीं कहा कि 370 के मसले पर बात करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन के लिए, जम्मू कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के, आज हम, अगर आप मेरी बात सुनिए, आज अगर हम तालिबान के साथ बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ हम बात कर रहे हैं, तो हम अपने हमसाया पाकिस्तान के साथ अपने कश्मीर के अंदर अमन और जो पीस को रेस्टोर करने के लिए क्या बातचीत करना कोई गलत बात है? इसमें देशद्रोह कहीं से नहीं आता। गलत नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि बात कभी हुई ही नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन जब जब बात हुई तब तक पाकिस्तान ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, तब तक हमने नतीजा भुगता। इसी वजह से मैंने सवाल खड़ा किया ना कि धोखेबाज पाकिस्तान से बातचीत का क्या मतलब बनता है? कैसे विश्वास उस पर किया जा सकता है? और भारत के अंदरूनी मसलों पर पाकिस्तान से क्या लेना देना? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की है। आप क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन को सवाल करते हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विजन था, आप उसको कहते हो गलत था? सर, बर्दाश्त की भी तो कुछ सीमा होती है ना। बर्दाश्त करते 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 हिंदुस्तान आज उस सीमा पर खड़ा हुआ है। अब मोदी युग चल रहा है सर, मानते हैं आप? इस समय मोदी सरकार चल रही है। मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब देने में विश्वास रखती है। अब बताइए। देखिए, मोदी जी अचानक पाकिस्तान वहां के प्रधानमंत्री के बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते, तब कोई सवाल खड़ा नहीं होता। मतलब बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान हमारा एक नेबर कंट्री है, उसके साथ अच्छे रिलेशन बनना हमारे मुल्क के पीस के लिए, हमारे रिलेशन अच्छा बनाना तो हर कोई चाहता है, इसमें कौन मना कर रहा है? लेकिन कम से कम पाकिस्तान पहले आतंकवाद पर तो लगाम लगाए, तभी तो बातचीत आगे संभव हो सकती है ना। उसको मुंह में राम बगल में छुरा, ये तो सर संभव नहीं है। नहीं, हमने ये तो नहीं कहा कि आपने क्या बात करनी, हम तो ये कह रहे हैं कि बात करिए, बात हर एक के साथ बात कीजिए, ताकि यहाँ पर पीस रेस्टोर हो, हटदर्मी यहाँ से भी ना हो, वहां से भी ना हो। देखिए क्या होता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इस वक्त टेंशन का माहौल है, इसमें पिसा जम्मू कश्मीर का एक आम नागरिक है। बॉर्डर पे हमेशा शेलिंग होती है, बॉर्डर पे गोलाबारी होती है। आप लोग दिल्ली में, नोएडा में अपने स्टेडियम में बैठे हुए बहस तो करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रहने वाले उस गरीब से पूछिए जो हमेशा शेलिंग का शिकार होता है। बॉर्डर पर टेंशन होती है, वहां का गरीब किसान बेचारा मारा जाता है। क्या आप नहीं चाहते कि इस तरह की शेलिंग, इस तरह की जो है गोलाबारी बंद हो, दोनों मुल्कों के दरमियान? रेणु भाटिया, 370 को वहां से हटाए जाने के बाद कहा गया था बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन यहां पर पीडीपी के जो प्रदेश सचिव बैठे हुए हैं, शेख नसीर साहब बैठे हुए हैं, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या जवाब देंगी आप? इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी के विजन को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर क्या कहना होगा आपका? और आज ये जो बात कही गई 24 जून को जो बैठक होगी, क्या होने वाला है नए कश्मीर को लेकर उस बैठक में? मैम शिल्पा शेख साहब जो हैं महबूबा जी की तरफ से बोल रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अटल जी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अटल जी ने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कितना प्रयास किया। आप ये देखिए, एक तरफ तो अटल जी जो है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने पाकिस्तान में समझौता एक्सप्रेस उस बस को चलाने के लिए हरी झंडी दी, खुद बैठे, लेकिन दूसरी तरफ वही पाकिस्तान गद्दारी करता है और हमारी बस को बम से उड़ाता है जिसमें हमारे सैनिक मारे जाते हैं। आप ये देखिए कि अच्छाई का बदला वो क्या देते हैं। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि केवल अपनी पार्टी को बोलने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कश्मीर का भला चाहते हैं
तो कश्मीर के लिए जितने भी हमने फैसले किए उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो दूर दराज फैसले हैं और वहां की जनता की बेहतरी के लिए। आप ये देखिए, जब से धारा 370 हटी है, 1.5-2 साल होने वाले हैं। कश्मीर में दंगे भी कम हुए, लोगों में कॉन्फिडेंस आया है, वहां के लोग बाहर निकलने लगे और तो और वहां की युवा पीढ़ी चाहती है कि यहाँ पर अमन शांति हो, लेकिन पाकिस्तान के पेट में पता नहीं क्यों दर्द होता है। और रेणु भाटिया जी, 24 जून को होने वाली बैठक में क्या होने वाला है? गुप्कार ग्रुप के साथ क्या बात होने वाली? देखिए, बहुत स्पष्ट एजेंडा है, बहुत स्पष्ट बात है। जब कश्मीर का विषय आता है तो अमन कैसे बने, उसमें चाहे कितने भी प्रकार के कष्ट लोगों ने उठाए उनको कैसे दूर किया जाए, सरकार को क्या क्या करना पड़ेगा वो भी सरकार करेगी, परंतु वहां का हर नागरिक संतुष्ट हो, खुश हो। केवल ये चंद मुट्ठी भर एक पार्टी के नेता ही सिर्फ चाहते हैं कि रहेगा है, जरूरत क्यों है? शेख साहब शायद केवल महबूबा जी को खुश करने के लिए बात करते हैं। शेख साहब, आपको मालूम नहीं है कि महबूबा जी और मैं 4 वर्ष का हमारे में फर्क है, और मैं महबूबा जी की जूनियर रही हूँ स्कूल में, और मैं उनसे जितना वो कश्मीर के हालात जानती हैं उतना ही मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी कश्मीर की बेटी हूँ, और मैं भी जानती हूँ कि बॉर्डर से पार आकर पाकिस्तान के लोग आतंकवादी कितना आतंक मचाते हैं कश्मीर में। आज वहाँ की बेटियों को आपका दावा है कि 370 हटने के बाद वहाँ पर काफी हद तक आप लोगों ने 370 सिचुएशन पर कंट्रोल पा लिया है। शिल्पा, एक मिनट, ठीक है। धारा 370 अगर खत्म हुई है तो मेरे जैसी कश्मीर की बेटियों को उनका अधिकार मिला है। इस बात में इनको क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आती। चलिए ठीक है, कश्मीरी एक्सपर्ट हमारे साथ अनूप कौल भी जुड़े हुए हैं। अनूप जी, शेख नसीर की बात आपने सुनी, रेणु भाटिया की बात आपने सुनी, वहां पर वास्तविकता क्या है 370 हटने के बाद, और ये जो मांग बार बार गुप्कार ग्रुप की तरफ से की जा रही है कि भैया बहाली होनी चाहिए, 35 से वापस लाया जाना चाहिए, ये चल क्या रहा है और किस हद तक ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक का क्या कुछ असर वहां पर, वहां की राजनीति पर पड़ता हुआ आप इस समय देख रहे हैं? अनूप कौल। 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन 370 को पार्लियामेंट के अंदर हटाया गया। बिल्कुल। कुछ वहाँ पे गतिविधियाँ शुरू हुई, उसके बाद थोड़ा जो है अमन चैन की तरफ वो प्रदेश बढ़ने लगा। मैं थोड़ा बहुत कह रहा हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि पूरा वहाँ पे अमन चैन आ गया था, गलत होगा। लोगों के अंदर वहाँ पे रोष था और अभी भी रहेगा, लेकिन मुद्दा यहाँ पे सिर्फ इस समय आज का है कि गुप्कार या 24 तारीख का एजेंडा जो मीटिंग का है वो क्या है और क्यों बुलाया गया है। नसीर साहब या पीडीपी जो है इसको बार बार पाकिस्तान की तरफ घसीट के ले जाते हैं। ये हमारा अपना देश का मसला है, पड़ोसी रहेगा, हमारे देश के अंदर या हमारे घर के अंदर वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, नहीं है। हमें नहीं करने देना भी है। बिल्कुल। हमको ये इंटरनेशनलाइज नहीं करना है, हमें पहले अपना घर सुधारना है। उसके लिए पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा फख्र करता था जब मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने इस 370 को 35 को हटाया वहां से, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 24 तारीख को इस गैंग को बुलाया है, क्योंकि वहां पे उनकी जरूरत नहीं है। आप शायद नहीं जानते हैं कि वहां की आवाम इन नेताओं को नकार चुकी है, चाहे वो महबूबा हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो। इनका जमीन वहां से खिसक चुकी है। लेकिन हमारे जो नेता जो इस समय यहाँ पे केंद्र में बैठे हुए हैं, शायद दोबारा उनको परोस के दे रहे हैं। अरे आपको बात करनी तो आवाम से बात करो ना, आप आवामी जो संगठन है वहां पे उनसे बात करो। आपको कश्मीर के अंदर भारत को लेके जाना है। कश्मीर के अंदर भारत अभी नहीं है, क्योंकि वहां पे कश्मीरी हिंदू नहीं है। आपने कश्मीरी हिंदू को नहीं बुलाया मीटिंग के अंदर, आपने उनकी राय जानने की जरूरत नहीं समझी आपने। और जहां तक इनकी बात है, चाहे वो महबूबा जी बोल रही हैं अभी पाकिस्तान, तो इनकी मजबूरी है, इनको पाकिस्तान बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान नहीं बोलेंगे तो शायद इनकी वहां पे जो थोड़ी बहुत और जमीन बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा मेरी अभी भी इल्तिजा है, इस गुप्कार मीटिंग को या जो भी 24 तारीख की मीटिंग है, केंद्र तुरंत इसको कैंसिल करे, निरस्त कर दे। कोई जरूरत नहीं इनको बुलाने की,
इनकी कोई वहाँ पे अहमियत नहीं है। अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूँ तो इनकी कोई औकात नहीं रह गई वहाँ पे अब, जब से वहाँ पे 370 और 35 से हटा है। लेकिन क्यों इनको तवज्जो दे रही है? आज इन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, आपने उनको उंगली पकड़ा दी, और महबूबा ने आज गर्दन पकड़ ली आपकी कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दो। आप पकड़ ली ना गर्दन उन्होंने तुरंत। पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है इनका भाई? पाकिस्तान कौन है सिवाय हमारे एक पड़ोसी मुल्क के, जो खुद आज दरबदर की ठोकरें खा रहा है बैठ के, जहां पे तंगहाली और बदहाली चल रही है। आप उसके लिए जो है बात करो बैठ के, क्यों बात करें हम? हमें अपने सीमाओं की रक्षा करनी आती है, हमें अपने सैन्य बल पे और सैनिकों पे पूरा विश्वास है, हमें नेतृत्व पे पूरा विश्वास है। इसलिए नेतृत्व से मेरी अपील है कि पहले तो इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाए। बात करनी है आपने तो वहाँ की आवाम से बात करिए, कश्मीरी हिंदुओं से बात करिए, तभी वहाँ के प्रदेश का मसला लेंगे। लेकिन इससे पहले संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता लगातार जुड़े हुए। संजय जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले मैं आपका स्टैंड जानना चाहूंगी। गुपकार ग्रुप को लेकर, इस बैठक को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, और 370 की बहाली पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जो कौल साहब ने कहा, सर्वप्रथम तो बात सर्वमान्य बात है। इस देश का कोई भी नागरिक, मैं समझता हूँ, ये नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह की सरकार या और हमारे जो रहने वाले लोग हैं, नागरिक हैं, उनसे अगर कोई बातचीत या किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर बात हो जा रही है तो उसके अंदर जो मांग उठी है कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि पाकिस्तान को भी हिस्सा होना चाहिए, किसी को बर्दाश्त नहीं है, और हम इसका पुरजोर विरोध भी करते हैं, और ये बात ठीक नहीं है। मगर एक थोड़ी सी बात इसके अंदर हमें समझनी पड़ेगी कि आज जो कौल साहब कह रहे थे, मैं क्षमा चाहूँगा कौल साहब, मैं आपसे थोड़ा डिफ़र करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने लगातार 3 साल मलाई महबूबा मुफ्ती के साथ वहाँ चाटी? कौन था? आप मुझे बताइए कि समझौता बस की भी हम बात कर रहे थे, किसने चलाई? मैं पूछना चाहता हूँ, बिरयानी नवाज शरीफ के यहाँ खाने कौन गया है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हम पाकिस्तान पे। रेणु जी, आप 2 मिनट रुकिए ना, अभी तो मैं आपको जरूर महबूबा मुफ्ती की जगह आपको बुला के सलाह करनी चाहिए, मैं समझता हूँ उस बात को, मगर सुनिए जरा 2 मिनट। आप बिरयानी नवाज शरीफ की कौन खाने गया? अडवाणी जी जिन्ना की मज़ार पर असर नवाने गए कि नहीं गए? पठानकोट के बेस कैंप के ऊपर ISI का दौरा कौन करवाता था? आप मुझे बताइए। जो पत्थरबाज थे, जो हमारी सेना के लोगों को पत्थर मारते थे वहाँ पर, उनको माफ़ी किसने दी थी? मैं पूछना चाहता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के साथ ताज के ऊपर किसने समझौते की बात की थी? और इतनी सारी बातें हम सुनते थे, बहुत जिक्र सुनते थे। मैंने सुना, एक मिनट में शिल्पा जी, 2 मिनट देखिए, राष्ट्रभक्ति की बात है, मुझे कहने का अवसर दें। मैं आपसे थोड़ा सा इसमें गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत शोर सुनते थे जिनका पहलू में, बहुत शोर सुनते थे जिनका पहलू में जो चीरा है तो कतरा है, खून तक ना निकला। आप देखिए, जो बात करते थे हाथी के दांत खाने के और दिखाने की, और ये कहते थे एक के बदले 10 सिर लाएंगे, ये कहते थे 56 इंच का सीना, ये कहते थे। इस तरह से नहीं होता है। कांग्रेस ने करके दिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े अगर किए, इस देश की उस दरगाह ने किए, कांग्रेस के नेतृत्व में करे, 2 टुकड़े करके दिखाए, इस कांग्रेस ने करके दिखाए। और मैं आज कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति पे सवाल उठाते हैं, ये कांग्रेस की और विपक्षी लोगों की राष्ट्रपति पे सवाल उठाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती के छोटे भाई के रूप में 3 साल सरकार वहाँ कश्मीर में किसने चलाई थी? तब आपको याद नहीं आया? तब आपको ये सब बातें याद नहीं आई? तब आपको इस चीज से बुरा नहीं लगा? तो और संजय जी, आप लोग भी तो, कांग्रेस भी तो जा रही है ना, कांग्रेस के नेता भी तो जा रहे हैं ना। आप मुझे देखिए, अगर हमारी सरकार, इस देश की सरकार दिग्विजय सिंह जो 370 की बहाली को लेकर चैट में बात करते हैं, वो भी पाकिस्तानी पत्रकार के सामने, शिल्पा जी, मैं समझता हूँ आज शायद करने की मांग करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। हर व्यक्ति के, हर राजनीतिक नेता के अपने विचार हैं। आप, ये देश स्वतंत्र है, किसी को रोक नहीं सकते हैं, मगर मैं बात कर रहा हूं कि जहां बात आएगी कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान को पार्ट बनाने की, बिल्कुल किसी भी सूरत के अंदर कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, ना हिमायत करेगा। हम लोग जरूर जा रहे हैं, मगर हमें बुलाया गया है, हमें बुलाया गया है, हमें वहां पर बुलाया गया, हम बात करने जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। आपने जो तमाम सवाल खड़े किए हैं, मैं जवाब उसका जरूर रेणु भाटिया से लूंगी, लेकिन उससे पहले रेणु भाटिया जी को तो वहाँ महबूबा मुफ्ती जी की जगह बुलाना चाहिए, क्योंकि 4 साल छोटी है उनसे। ठीक है, एक सेकंड, इनको बुला लेना चाहिए प्रधानमंत्री साहब को। इस बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस आप कहते हैं एक है, लेकिन जब दिग्विजय सिंह और पी चिदंबरम के बयानों की बात होती है तो आप कह देते हैं वो उनकी व्यक्तिगत विचार है। नहीं, बिल्कुल यानी कि मैंने ये भी नहीं कहा। एक है,
तो हाथ कुछ और कर रहा है, किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई हरकत कर रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? शिल्पा क्यों जी, नहीं कंट्रोल है मैंने आपका? कतई ये बात नहीं कही जो आप कह रही है। देखिए, हमारे जो दिग्विजय सिंह हैं वो भी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, चिदम्बरम साहब भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो 370 पे आप दोबारा चर्चा पे ला रही हैं, मैं हालांकि उस विषय पे आज बात नहीं करना चाहता, पाकिस्तान के विषय पे बात करना चाहता था। मगर धारा 370 के बाद कौल साहब यहाँ बैठे हैं, ये बता दें किस तरह का वहाँ माहौल है, सर, किस तरह से लोगों को वहाँ पर जेलों के अंदर रखा गया है। और पूरे मैं पूछ रहा ग्रुप की हूँ ये किस तरह का जो मांग है, ये किस जो तरह जिद है, जो अड़े हुए हैं, जिस पर 370-35 से पर शिल्पा जी, मैं अब आपने मेरा पक्ष पूछा है। पाकिस्तान की बात ठीक है आपकी, नहीं, आप मुझे बताएं, मैं वो बोल दूं? आप अलग नहीं कर सकते। सुन तो लीजिए, 370 का विषय आपने उठाया, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे मोबाइल बंद किए गए, इंटरनेट बंद किया गया, किस तरह से लोगों को जेलों में रखा गया। क्या यही आज़ादी की वो वहाँ पर आप मैसेज देना चाहते हैं? यही वहाँ पर शांति कायम करना चाहते हैं? हमने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान इसके कश्मीर के, तो क्या ये 2 टुकड़े कर दिए, ये अच्छा काम किया है? उनको राज्य से हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो हम देखिए, हम ये बात के अंदर इस तरह की बातें आज मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आज विषय पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान की जब बात आएगी तो सारा देश एक स्वर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ होगा, और किसी भी सूरत के अंदर उसको किसी भी पार्ट के अंदर उस देश की बात के अंदर जोड़ा नहीं जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती को समझाएंगे कि पाकिस्तान का ये काम बीजेपी करे, उनका छोटा पार्टनर रहे हैं वो, उनको जाके समझाना चाहिए। अरे जा तो आप, अरे मुफ्ती मोहम्मद के महबूबा मुफ्ती के साथ कितने सरकार चलाई? शिल्पा जी, किसने बताई? नहीं, साथ कोई विषय नहीं है, हर एक पार्टी अपने तौर पर जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती का 3 साल सरकार किसने चलाई? मलाई किसने चाटी? छोटे पार्टनर के रूप में कौन था? कौन था ये बताइए ना। पत्थरबाजों को माफ किसने किया? ये पूछना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा आपको। संजय जी, एक चीज बताएंगे आप मेरे को, क्या इसका खंडन आपके नेतागण करेंगे? देखिए, मैं कौल साहब, मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल करेंगे। पाकिस्तान का जब नाम आएगा, बिल्कुल परसों मीटिंग हो रही है, कल तक वो खंडन आएगा? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और मैं दूसरी बात एक आपसे कहना चाहता हूँ, इससे आगे बढ़ के एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत सी कमियां रही होंगी। मैं ये नहीं कहता, कांग्रेस का पक्ष नहीं रखना चाहता हूँ, ज़रूर कुछ कमियां रही होंगी। पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर के जो हमारे पंडित हैं, जो आज वहाँ से निकले थे, बहुत से वायदे हमने सुने थे कि कांग्रेस ये नहीं कर पाई, कांग्रेस वो नहीं कर पाई, ये बीजेपी के लोग करेंगे। जरा बता दीजिए, 7 साल के अंदर क्या कश्मीर के अंदर क्या पंडितों को वहां वापस लाने का रास्ता बनाया कि नहीं बना? ये 3 साल सरकार में वहां रहे हैं, क्या मिला है उनको, बताइए आप। ये बैठक जो होने वाली है, ये जो स्टैंड महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो मांग की गई है, पाकिस्तान की एंट्री वो चाहती है हिंदुस्तान के आंतरिक मसले पर, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो जनतंत्र टीवी को इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत विषय हैं उन पर गंभीर परिचर्चा आयोजित करते हैं, और जो आपके मेहमान हैं बहुत संयमित तरीके से अपनी बात रखते हैं, और साथ ही लोकतंत्र की बहबूदी, लोकतंत्र की बेहतरी से जुड़े हुए मसलों पर जिस तरह से आप बात करते हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। शिल्पा जी, जहाँ तक 24 तारीख की मीटिंग की बात है, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। भावनाओं में बह के हम किसी भी स्तर पर संवादहीनता की वकालत नहीं कर सकते। पहली चीज़, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से पार्लियामेंट में कांटे से कांटा निकालने का काम मोदी सरकार ने किया था, मैं कांटे से कांटा निकालने का काम इसलिए कह रहा हूं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से 35A की जो बात है वो जोड़ने की बात हुई थी। उसमें लोकसभा या राज्यसभा में किसी सदन में बहस नहीं हुई थी। और बड़े मजे की बात यह है कि 370 जहां पर 370 जो अस्थायी अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में, मूल संविधान में, उसके बगल में एक स्टार मार्क लगा दिया गया था। इसलिए 35A अनुच्छेद जो है, बहुत दिन तक जो अध्येता हैं कश्मीर समस्या के, उनके सामने प्रत्यक्ष तौर पर आया भी नहीं, और कांटे से कांटा निकाला गया। दूसरी तकनीकी जो पहलू है, वो 370 अनुच्छेद पूरी तरह विलुप्त नहीं हुआ है कश्मीर के सिलसिले में, वो डाइल्यूशन उसमें किया गया है। 370 बाकायदा भारतीय संविधान का हिस्सा है, और उसके तहत जो भी प्रावधान है उनको डाइल्यूट किया गया है। तो ये 2 चीजें हमें समझ लेनी चाहिए। जहां तक 24 तारीख की मीटिंग की बात है, तो देर सवेर ये अनंत काल तक, चूंकि हमें याद है, हमें अगर 5 अगस्त की कार्रवाई की तस्वीरें याद हैं, बयान याद हैं, तो हमें ये भी याद होगा
कि तमाम कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के ऐतराज के बाद जब दोनों सदनों में बहस हुई, तो सरकार की तरफ से बाकायदा कहा गया कि ऐसा नहीं है कि अनंत काल के लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। समय आएगा, अनुकूल समय आएगा तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की बात केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कही थी और बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने भी दोनों सदनों में बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई। देखा जा सकता है। मैं वहीं आ रहा हूं कि एक चीज है, जब आपने एक राज्य का पुनर्गठन कर दिया, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, वहां पर सीमांकन डिलिमिटेशन कमीशन और निर्वाचन आयोग, चूंकि जब प्रदेश का दर्जा बदला है, उसका भौगोलिक क्षेत्रफल बदला है, तो जो परिसीमन जो विधानसभा सीटों के लिए और लोकसभा सीटों के लिए नए सिरे से होना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और 2011 की जो जनगणना भारत में हुई थी, वैसे तो अब 10 साल बाद होती है, समय आ गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोरोना काल की वजह से संभव फिलहाल नहीं होगा। लेकिन टेक्निकली 2011 की जो जनगणना है, उसके आधार पर विधानसभा सीटों का नियमन और लोकसभा सीटों का नियमन, परिसीमन, दूसरे डिलिमिटेशन होना बहुत जरूरी है कानूनन। एक लगे हाथ में, पता नहीं हमारे मित्र लोगों को एक तथ्य से और परिचित करा दूं कि जब पहली विधानसभा जम्मू कश्मीर की बनी थी, तो विधानसभा में जो सीटें उनकी संख्या जो थी वो 111 निर्धारित की गई थी। और चूंकि हमारा यूनाइटेड नेशन में और सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक हमारा स्टेटमेंट है, हमारा अपना एक कथ्य है कि हम पीओके हमारा है, लिहाजा हमने जम्मू कश्मीर विधानसभा की 111 सीटों में से 24 सीटें पीओके के लिए छोड़ रखी हैं। यह टेक्निकल बात है कि उनमें विधानसभा चुनाव नहीं होता है, तो केवल और केवल 87 सीटों के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव होता है। अब चूंकि 4 सीटें लद्दाख से आती थी, लद्दाख अब अलग चला गया, तो अब नए 83 सीटें बची हैं। और जो परिसीमन, यानी जो जम्मू संभाग, जम्मू क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं और जो कश्मीर के 10 जिलों की जो विधानसभा सीटें हैं, वो पॉपुलेशन के घनत्व के आधार पर तय की जानी है। तो इस मसले को पॉलिटिकल विल के साथ बातचीत करना ये जरूरी हो जाता है, मुझे लगता है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी एक चीज और भी है कि ये कोई पहली मीटिंग नहीं है। ठीक है शिल्पा, ये पहली मीटिंग नहीं है। ये हो सकता है कि बातचीत की शुरुआत है। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान को लेकर दुराग्रह, ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा था, तो वो जब बीजेपी के साथ सरकार में थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि चाइना के साथ सीपीईसी जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मदद से उस समय शुरू हुआ था, थोड़ा सा व्यवधान हो गया, वन बेल्ट वन रोड के संकल्प के तहत वो कहती थी कि जम्मू कश्मीर को और भारत सरकार को सीपीईसी प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए। तब भी वो सरकार में जब थी, तब भी ये तर्क देती थी। माफी के तो साथ कोई नई मांग नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए इस समय रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से उसी मूल प्रश्न पर आएंगे कि गुपकार ग्रुप केंद्र के साथ बैठ के बात करे, समझ में आता है, अपनी समस्याएं उनके सामने रखे, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है, वहां की जनता को क्या परेशानी है, किन किन समस्याओं से वहां के लोग जूझ रहे हैं, सब कुछ केंद्र के सामने रखे, सारी समस्याएं पेश करे, बातचीत करे, हल निकालने की कोशिश करे। लेकिन पाकिस्तान को बीच में क्यों लाया जाता है? पाकिस्तान का राह बार बार महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्यों अलापा जाता है? क्यों पूरे डायलॉग को कहीं ना कहीं डिले किया जाता है या फिर डाइवर्ट किया जाता है? आखिरकार क्यों? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द, बने रहिए। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। जो चर्चा हो रही है 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बैठक बुलाई, उस बैठक से पहले आज एक और बैठक हुई। उस गुपकार ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया कि हाँ भैया, हम जाएंगे, बैठक में शामिल होंगे, लेकिन 370 का और 35 का मुद्दा हम नहीं छोड़ेंगे, ना उस पर हम बैकफुट पर आएंगे। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने पाक के साथ बातचीत की मांग भी केंद्र सरकार से कर दी है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए आज उन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल के पास एक बार फिर से जाते हुए बहुत सारे सवाल ब्रेक पर जाने से पहले जो संजय गुप्ता की तरफ से भी उठाए गए थे और भी अन्य तमाम पैनलिस्ट की तरफ से रेज किए गए थे। रेणु भाटिया, क्या होगा आपका जवाब? क्योंकि 24 जून को बैठक बुलाई गई है केंद्र की तरफ से, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, सभी की निगाहें टिकी हुई है। रेणु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी
आपको हाँ, मेरी आ रही हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू मैम। मैं आंसर। अभी सबको सुन रही थी किस तरह से संजय भाटिया जी बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं मानती हूँ पार्टी के प्रवक्ता है तो वही भाषा बोलेंगे, परंतु कौल साहब ने उसका बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया और बड़ी डिटेल में बताया कितनी सीटें थी, क्यों है, और बैठक के ऊपर लेकर बार बार अगर चर्चा आती है कि बैठक क्यों है, क्यों बुलाई गई है। 50 काम हो सकते हैं अपने प्रदेश को बेहतर करने के लिए, और उन काम अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए उसमें जरूरी नहीं कि हम पाकिस्तान की भाषा बोले, पाकिस्तान के बारे में बोले। हमें अपने देश का सुधार करना है, हमें अपनी जनता की बेहतर परिस्थितियां सोचनी है। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो मुख्यमंत्री बनाई गई, जिनको सम्मान दिया। जिस प्रकार अभी बार बार संजय गुप्ता जी व्यंग्यात्मक तरीके से बोल रहे थे कि हमने बिरयानी खाई, मलाई खाई, ये खाया, वो खाया। अगर हमने इनको सम्मान दिया और वो गद्दारी कर गए या उस सरकार बनाई उसके बताइए आप। रेणु भाटिया से, रेणु जी सरकार बनाई इसके बताइए क्या मजबूरी थी आपकी? रेणु भाटिया जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, एक एक करके। क्या आपके थ्रू, इस चैनल के माध्यम के थ्रू, क्या केंद्र सरकार महबूबा के ऊपर, महबूबा मुफ्ती के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगाएगी पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने के लिए? हाँ या ना? आपकी बात ये हाँ या ना? बात नहीं सुनते। मेरे को सिंपल एक जवाब चाहिए कि क्या महबूबा मुफ्ती के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए? क्या केंद्र सरकार लगाएगी? मैं इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। राष्ट्रद्रोह का केस तो उन पर और उनके पूरे परिवारों पर लगना चाहिए जिन्होंने कश्मीर का ये कीड़ा छोड़ा था। आप मानेंगे इस बात को या आप बोलेंगे कि हम वाकई साहब उनके अंदर हिम्मत नहीं है जवाब दे पाए? भाई आपने एक बार अनैतिक विवाह कर ही रखा है, उन परिवारों उसको निकाह बोलते, निकाह। मैंने तो बार बार बोला था उस समय कि ये अनैतिक निकाह हुआ था उस समय। अब क्या आप इस बार इसको जो है राष्ट्रद्रोह का केस मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बताइए। हेलो रेणु जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ मिल पा रही है, बिल्कुल। मैं यही बात कह रही हूँ कि राष्ट्रद्रोह तो सबसे पहली शुरुआत जिसने की, क्या उन परिवारों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस करने के लिए बाध्य करें हम? बिल्कुल करिए, चाहिए नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल करिए। जो इस देश के खिलाफत करता है उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो वो लोग आज नहीं करेंगे शुरुआत तो कल और ऐसे केस निकलेंगे। जो लोग स्टोन पेल्टर्स को शय देते हैं खिलाफत, तो वो भी करते हैं। फिर तो मैं बोलूंगा चाइना को इन्वॉल्व कर दो इसके अंदर। फिर तो जिनकी आप पैरवी करते हैं, मैं बोल देता हूँ चाइना को इन्वॉल्व कर दो जी। फारूक अब्दुल्ला दूसरे देशों में अरे चाइना को इन्वॉल्व कर दो ना। अगर पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने का राष्ट्रद्रोह नहीं है तो मैं अनूप कौल बोलता हूँ चाइना को इन्वॉल्व किया जाए इसके अंदर। अब बोलिए, अब आप हर मीटिंग के अंदर चाइना को इन्वॉल्व करना चाहिए। अब अगर उस पर राष्ट्रद्रोह का केस नहीं लगता है तो बेल में क्यों लगेगा फिर? ठीक है, एक बार फिर से वापस से मुद्दे पर आते हैं। एक सेकंड, संजय गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सर। देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि इनके पास जो कौल साहब आपने प्रश्न उठाया, इनके पास जवाब नहीं है। दरअसल सत्ता प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के असल खेल कुछ और है। इन लोगों को बुलाने का खेल ये है कि विधानसभा आज वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती जम्मू कश्मीर के अंदर। तो पहले भी जो ये कानून लेकर के आए बिना विधानसभा में पारित करे और बिना बहस के लोकसभा और राज्यसभा में इन्होंने पारित किए, और आज भी ये लोकतंत्र की दिहाई देते हैं, इस देश के संविधान की दुहाई देते हैं, मगर आज भी ये विधानसभा के बिना ही इन सारी चीज़ों को मंशाओं को अपनी लागू करना चाहते हैं, डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, किसी भी सूरत में सत्ता हथियाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक जाकर के सत्ता प्राप्ति का कार्य करने के लिए न केवल जम्मू कश्मीर में पूरे देश के अंदर लगी है। आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे विधायक खरीदने पड़े, तोड़फोड़ करनी पड़े, वहां पर 2 टुकड़े करने पड़े, एक राज्य को हम केंद्र शासित प्रदेश बना दें, किसी हद तक जाना पड़े, ये लोग जाना चाहते हैं। और आप जो आपने कौल साहब आपने प्रश्न पूछा, ये जवाब देने की हिम्मत नहीं है इनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं है। एक सेकंड संजय जी, कौल साहब दोनों को मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पर। पीडीपी प्रदेश सचिव शेख नजीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शेख साहब, देखिए, मैं पैनल की बात बड़ी देर से सुन रहा हूँ। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बात करना कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, ये इसको देशद्रोह का नाम देते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये नारा और ये पैगाम, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही थी। और इससे बड़ी अफसोसनाक बात यह है, अफसोस
उन्होंने गलती कर दी, क्या गलती बार बार दोहराएंगे क्या हम? मेरी बात सुनिए, जोर चिल्लाने से सच्चाई नहीं छुपेगी। मेरी बात सच्चाई सुनिए, यही मैं है। आपको बात सुन रहा था। उसके बाद कारगिल हुआ था। मेरी बात सुनिए, सच्चाई एक यही एक है, एक पुलवामा एक हुआ कौन था। साहब एक बार बात पूरी होने दीजिए। जहां तक अनुच्छेद, जहां तक देखो, कौन साहब की मैं बात करूंगा। कौन साहब एक तरफ से कह रहे हैं कि धारा 370 हटाकर केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा किया, दूसरी तरफ से केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने एनसी और पीडीपी को क्यों मिलाया। समझ नहीं आती। एक तरफ से प्रधानमंत्री जी की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम किया, दूसरी तरफ कह रहे हैं गलत किया। देखिए, एक ही स्टैंड रहना चाहिए। मैं जो आपको बात बता रहा था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद और धारा 370 हटने के बाद या 35 हटने के बाद अगर हम उसकी बहाली की, उसके रेस्टोरेशन की मांग कर रहे हैं, तो ये कोई राष्ट्रहित के खिलाफ बात नहीं है। हम जिस आर्टिकल के रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, वो आर्टिकल किसी और कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। और ये भी आपके घर का झगड़ा होगा तो बात- आप पड़ोसी को बुला के लाओगे आप? आपकी बात ठीक है, अगर आप 370 पर बात करना चाहते हैं, समझ में आता है। शेख साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस देश को कोई आपत्ति नहीं है कि आप 370 पर बात करें, 35 पर बात करें, कीजिए, केंद्र के साथ जितना हो सकता है कीजिए, लेकिन पाकिस्तान को बीच में लाने पर आपत्ति होती है। और महबूबा मुफ्ती आपकी पार्टी पर किस पोजीशन पर है आप भी समझते हैं सर, और वो अगर ये बात बोलेंगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्यों हम आखिरकार उन्हें इन्वॉल्व करें अपने मैटर में? क्या किसी पड़ोसी के साथ बात करना कोई देशद्रोह है? नहीं, मैं आपको बता नहीं, रहा हूं, बात देश तो आपके घर में बात झगड़ा तो होगा कहा है। जा रहा है ना सरकार की तरफ से, तेज बात आपके करने के घर लिए में वो भी झगड़ा तैयार होगा। है, लेकिन पहले आतंकवाद थमना चाहिए। बिल्कुल थमना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, आतंकवाद बंद होना चाहिए। ये इन्हीं मुद्दों पर तो बात होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। हम पाकिस्तान के साथ 370 जो बढ़ावा दे रहा है उसको वही कह रहा, बात कम होना चाहिए। वाह वाह। हम पाकिस्तान के साथ बात इन्हीं मुद्दों पर करने की बात कर रहे हैं। क्या आप उनके बात अरे इतनी अगर आपको पाकिस्तान से लगाव है तो बोलते क्यों लेकिन नहीं? इतने सालों से बातचीत होती रही थी ना, क्या नतीजा निकला सबने देखा। तो ठीक है, एक प्रस्ताव दिया है, सर जानबूझकर अपनी पीठ में छुरा कितनी बार घुसवाए, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, कितनी बार? आपको दूर कराने वाली बात है। आप मुझे बताइए, धारा 370 हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो क्या आपको लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप देशद्रोही कह सकते हैं? ये देखिए, ये हमें अपने देश के अंदर की बात है। भाई साहब, हम ऊपर एक से सेकंड, अलग सर, थी। कुछ कहना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जोड़ रहे हैं। संजय इतिहास पढ़िए गुप्ता, पहले। संजय शेख साहब थोड़ा इतिहास की जानकारी रखिए, उसका बोलिए आप क्या बोल रहे हैं आप? हम जानकारी रखते हैं। सरदार पटेल साहब को आप पढ़ लेंगे तो भाई साहब कुछ और सुन जाएगा। आप क्या कहना रवि पाराशर, रवि पाराशर, देखिए, पीडीपी के जो किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं? हाँ, पीडीपी के जो भाई बोल रहे हैं वो बार बार, पहली बार भी बोले और दूसरी बार भी बोले, वो बार बार एक बात को खास तौर पर रेखांकित बहुत मोटे पेन से कर रहे हैं। वाजपेयी साहब का नाम ले रहे हैं कि वाजपेयी जी के समय में प्रयास हुए थे जो आज नहीं हो रहे। ये कहना चाह रहे हैं वाजपेयी और मोदी रिजीम को ये दो तराजुओं में रख के बात करना चाह रहे हैं। इस बात को मेरे ख्याल से मुझे और हम सबको समझना चाहिए। ठीक है, सुनिए, आप बात सुन लीजिए पूरी कि वाजपेयी साहब ने प्रयास किए, बिल्कुल किए, उन्होंने इंसानियत, लेकिन वही मोदी जमहूरियत, थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वही मोदी थे जिन्होंने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया। सबसे बड़े अफसोस की बात यही है। ठीक है, एक बार कि आप जम्मू रवि जी की बात तो कश्मीर सुनिए के सर। लोगों को हमें गर्व है, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं जरा लेकिन आप जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना मानते ही नहीं है। सर कैसे नहीं जम्मू कश्मीर का हूं। मानते, कैसे नहीं मानते? मैं भी जम्मू कश्मीर आप का हूं, कहेंगे क्या तो क्या करते कोई हो यार विश्वास आप? कर लेगा क्या? देखिए, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, आप उनकी गलत परिभाषा निकालते हैं। वही शब्द अगर सर पाकिस्तान की और क्या परिभाषा हो सकती है? पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए कि और क्या परिभाषा हो सकती है? हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, हमने जम्मू कश्मीर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और सरकार बनाने से पहले एजेंडा अलायंस तय हुआ। एजेंडा अलायंस को बनने में 3 महीने लग गए। उस एजेंडा अलायंस में ये बात थी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी है। उस एजेंडा अलायंस में ये बात भी लिखी थी कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस है उसका सेफगार्ड होगा, उसकी प्रोटेक्शन होगी, और उस पर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने भी हस्ताक्षर किए थे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ पीडीपी को मुस्कुरा कराएंगे। देखिए, ये भारतीय जनता ठीक पार्टी है, एक सेकंड, कौन साहब कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड, शेख साहब, मेरी बात भी शेख पूरी साहब, उसके बाद रवि पाराशर। आपने बड़ा अच्छा बोला, 3 साल सरकार चलाई, अलायंस ऑफ एजेंडा बना वहाँ पे, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसमें पाकिस्तान के मीटिंग का जिक्र था जो आपकी महबूबा की तरफ से ही आया था प्रपोजल, ये भी सही बात है। लेकिन तब में और अब में फ़र्क है। तब एक शुरुआती दौर था वहाँ पे एक प्रोसेस को शुरू करने का,
उसके बाद 5 अगस्त 2019 को वो दौर खत्म हो गया है। आप समझने की कोशिश करिए। वैधानिक और रूप ये से खत्म। वैधानिक तौर पर खत्म हो चुका है जी ये। अब उसके बाद अगर अब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत हो, तो ये तो वही वाली बात हो गई है कि मोदी जी आप लोग को बुला रहे हैं और वैसे आप चाहते हो पाकिस्तान को बुलाया जाए। शेख साहब सुनो मेरी बात, आप ये वही बात है कि सांप को दूध पिलाने वाली बात है। डसेगा, डस रहा है, मानो मेरी बात आप। अरे इससे अच्छा बात करो ना कि भाई कश्मीरी जनता क्या चाहती है भाई, ठीक है, कश्मीरी जनता क्या चाहती है ये सोचो पहले आप। शिल्पा, मेरी बात कश्मीरी असल में जनता अधूरी की रह बात गई। यहाँ पर, हाँ बिल्कुल पूरी कीजिए सर। कश्मीरी जनता की जो बात हो रही है, तो सही बात है। मैं वापस लौटता हूँ वाजपेयी एरा पर, कश्मीर समस्या को लेकर उन्होंने बहुत पॉपुलर एक स्टैंड भी लिया। उन्होंने 3 शब्द जिसको हम सब जानते हैं, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, ये 3 शब्दों का एक उन्होंने बहुत अच्छा एक फॉर्मूला, एक गुलदस्ता तैयार करके वाजपेयी जी ने सबके सामने रखा और सबको अच्छा लगा। लेकिन परवेज मुशर्रफ आगरा समिट के लिए जब आए, जैसे आए हम सब जानते हैं, लेकिन वो वार्ता, वो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन क्यों नहीं हो पाया, इसका जवाब शायद आपके पास होगा। और एक तथ्य और मैं आपको बता दूं, 2003 में परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच एलओसी पर युद्ध विराम समझौता हुआ था। उस 2003 के बाद से पाकिस्तान की तरफ से कितनी बार वो माना गया, कितनी बार वो ऑनर किया गया। देखिए, कोई एक, जैसा कौल साहब ने कहा, एक बिंदु होता, एक रेखा जब हम खींचते हैं तो पेंसिल एक पॉइंट रखते हैं पहले पेपर पर, फिर रेखा वो लंबी खींची जाती है। इसी तरह से वाजपेयी एरा और उससे पहले भी कश्मीर समस्या को लेकर के बहुत सारे समाधान बहुत सारे स्तरों पर करने के प्रयास किए गए। वाजपेयी साहब ने भी एक लकीर खींची, लेकिन एक भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत लोकतंत्र है। जो एक प्रोसेस शुरू होता है वो ऐसा नहीं है कि किसी केंद्र सरकार में कोई प्रधानमंत्री हो तो रुक जाएगा। मैं तो कांग्रेस के भाई बैठे हुए हैं, क्या कांग्रेस सरकार अगर केंद्र में आएगी भविष्य में, तो क्या आप पाकिस्तान से बात करने को तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। संजय जी, देखिए, मैं भाई जो बात कह रहे हैं प्रशांत साहब, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, कतई नहीं। जब हमारे घर का मसला है, उसके अंदर पाकिस्तान का तो कोई विषय नहीं है, उसको जोड़ने का कोई विषय नहीं उठता। यदि उठता है तो सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, इस देश के सभी नागरिकों को एक स्वर के अंदर खड़े होकर के इसका विरोध करना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी मैं सुन रहा था हमारे पीडीपी के प्रवक्ता को, उन्होंने बताया कि अलायंस के अंदर जो एग्रीमेंट तय हुआ, उसके अंदर बताया क्या क्या शर्तें तय हुई थी। तो दरअसल जो बात प्रशांत आप कह रहे हैं, तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है कि जो उस अलायंस के तहत जब सरकार बनाने के लिए इतना लालच आ गया कि पाकिस्तान से बात भी करनी चाहिए, इसके अंदर OROP के ऊपर भी समझौता कर लेना चाहिए, तो ये सारे काम तो भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं ना। मैंने उससे पहले भी बताया कि पत्थरबाजों को भी माफ़ किया, पठानकोट के अंदर भी मैंने बात बताई, बहुत सी बातें बताई हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक वायदा और किया था, जो रेणु जी से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने वायदा किया था बहुत लंबा चौड़ा, 2014 में मैंने भी पढ़ा और लगातार सुनते आ रहा हूँ कि जब इनकी सरकार आ जाएगी ये POK वापस लेकर के आएंगे। तो ये कितने सालों में ये POK का और आगे इनका वो इन्होंने बनाया प्लानिंग। कांग्रेस थी, हमने तो 2 टुकड़े कर दिए थे, आप कितने दिन में POK ले आएंगे? मैं आज आपसे जनतंत्र टीवी के यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए रेणु जी, आप तो कश्मीर की बेटी हैं, बता दीजिए आप पाकिस्तान के साथ देखिए इस बैठक की बात खासतौर अभी जैसे संजय जी ने बोला एज ए कांग्रेस प्रवक्ता कि इन्होंने अलायंस करके जो है वहाँ पे सरकार बनाई थी, बिल्कुल ठीक बोला। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। भारतीय जनता पार्टी का उस समय सरकार बनाना ये नापने वाली बात थी कि वहाँ का जो है वो तिलों में तेल कितना है, सतही स्तर पे क्या चल रहा है वहाँ पे। मैं इसको विरोध नहीं करता, लेकिन हाँ, मैंने उस समय जब मेरे को मौका मिला मैंने इसको बोला है कि ये अनैतिक निकाह हुई है, और वो सबने माना था। और बाद में इसका ये होगा कि हाँ भाई वो अलायंस टूट गया था। सवाल ये होता है कि मैं फिर वापस आ रहा हूँ 24 तारीख की मीटिंग के अंदर, क्या भारत सरकार ये मीटिंग अभी भी बुलाएगी? क्या भारत सरकार अभी भी इन लोगों को जो है दूध पिलाएगी जो डसने को तैयार बैठे हुए हैं? क्या भारत सरकार अभी भी उन लोगों से बात करेगी जो पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहते हैं? भारत सरकार को चाहिए कि वहां की जनता से बात करे, वहां के आवाम से बात करे, हम जैसे राष्ट्रीय कश्मीरी हिंदू हैं उनसे बात करे, तब तो वहां का समाधान निकलेगा। अगर आप इन लोग को फिर से जमीन दे रहे हैं जिनकी जमीन खिसक चुकी है,
तो मेरे को नहीं लगता कि वहां पे कोई इस तरह जल्दी समाधान निकलने वाला है। शेख नसीर आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा फाइनल क्या कमेंट उम्मीद यही है? रहेगा कि हम लोग, मैं जम्मू कश्मीर का एक बाशिंदा और जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ हूँ। हाँ। मैं दिल्ली या नोएडा में बैठकर जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा। मरकज भी ये कहता था कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमने इररिलेवेंट कर दिया है, वहां उनकी कोई फुटिंग नहीं है। लेकिन जब डीडीसी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रदेश के मुखिया रविंद्र रैना जी, वो अपना घर की सीट हारते हैं। कश्मीर में तो कोई सीट नहीं मिली। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ये बात माननी पड़ी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहां के क्षेत्र राजनीतिक दल है, उनसे बात करनी होगी, इसलिए हमें बुलाया गया है। हम बात करेंगे, अपना पक्ष चलिए ठीक है, बात करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। आगे क्या होगा उसका वो देखने वाली बात होगी। संजय जी जल्दी से एक लाइन में जल्दी आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर बहुत सी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के विषय पे बनाई थी और पूरा देश उम्मीद करता है कि वो सारी चीज़ें, कुछ तो अच्छी चीज़ें की भी हैं, उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। और मैं कहता हूं और आगे बढ़ के इसके अंदर, और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तान के विषय पे, उन लोगों को जरूर इससे बाहर भी कर देना चाहिए और मैं तो समझता हूं उन पे एक्शन लेने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, रवि पाराशर फाइनल कमेंट आपका। एक तो थोड़ा सा तथ्य सुधार दूं। हाँ। डीडीसी इलेक्शन में घाटी में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली है, तो पीडीपी वाले भाई साहब जो कह रहे थे कि बिल्कुल जीत नहीं मिली, ये गलत है। दूसरी चीज, मैं इतनी बड़ी समस्या जो 1990 से हथियारबंद बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जिसको लेकर चिंतित है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के 3 महासचिव लगातार, एंटोनियो गुटेरेस से पहले के जो 2 महासचिव हैं, वो ये कह चुके हैं बाकायदा वर्ल्ड मीडिया के सामने आकर के कश्मीर समस्या यूनाइटेड नेशन के में कोई भी पेंडिंग प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वहां के लोगों में एक जो बदहाली का दौर था, वो समृद्धि में बदले। ठीक है, क्या ऐसा हो पाएगा? रेणु भाटिया फाइनल कमेंट जल्दी से मैम, समय की कमी है। बिल्कुल शिल्पा, लास्ट और फाइनल बात यही रहेगी कि ये बैठक वहाँ के राज्य की समृद्धि के लिए बुलाई जाएगी, वहाँ पे बेहतरी कैसे की जाए उसके लिए बुलाई जाएगी, न कि किसी को ये तवज्जो देने के लिए कि वो पाकिस्तान के लिए क्या दया और भाषा रखते हैं। ठीक है, आखिरी मेरा है, हमारी वापसी कब होगी, बस इसका है मेरा, हमारी वापसी कब होगी इसका जवाब दीजिए। आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम, हम खुले दिल से आपका स्वागत करेंगे, आप आ जाइए। ठीक है, जल्द वापसी का आश्वासन वो दे रही है। चलिए देखना होगा कब तक ऐसा हो पाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कश्मीर पर तकरार, महबूबा का पाक प्यार, नजर 24 जून की महत्वपूर्ण बैठक पर, क्या होगा, करना होगा इंतजार। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।